वेलकम। यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल का जो 2024 का पेपर है, आज हम उसको एनालाइज करेंगे। अपने मैनेजमेंट ऑप्शनल में बाकी इलेक्टिव्स की तरह दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आज हम पेपर 1 को पूरा एनालिसिस करेंगे और पेपर 2 का एनालिसिस हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे। गाइज, इस एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, या इस एनालिसिस में हम क्या किन चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, कि इस बार जो पेपर आया है वो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। दूसरा, अगर कोई मैनेजमेंट ऑप्शनल चूज करता है तो उसे किस तरह के सवालों को देखने का, उसे किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। मतलब यूपीएससी कुछ घुमा फिरा के सवाल पूछता है, या सिंपल सवाल पूछता है, या कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड सवाल पूछता है। मैनेजमेंट ऑप्शनल की कहानी में हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स दिस विल आल्सो हेल्प इन मेकिंग अ डिसीजन कि आपको मैनेजमेंट ऑप्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर हम इन सवालों में ये भी देखेंगे कि जो पिछले सालों के सवाल हैं उनसे कितना रिपीट होता है पेपर। पिछले सालों के सवालों से कितने सवाल रिपीट होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने, कि अब बाद में एग्जाम के बाद ऑफ कोर्स बड़ा आसान है उसको एनालाइज करना, उसके बारे में उस ज्ञान देना। लेकिन एग्जाम टाइम में कितने ऐसे सवाल हैं जो कि शायद हमसे नहीं होते, और ऐसे सवाल कितने हैं पूरे सालों में, उससे भी हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट ऑप्शनल किस तरह का पेपर है। और एक्चुअल एग्जाम टाइम में हम जब पेपर लिखते हैं तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। ठीक है। गाइज, एंड ऑफ कोर्स इन सारी कहानी से क्या समझ में आएगा कि मैनेजमेंट ऑप्शनल एक स्कोरिंग पेपर है या नहीं है। हम लोग मैनेजमेंट ऑप्शनल चूज करें या नहीं करें, और अगर कर लिया है चूज तो उसके बाद कैसे तैयारी करें, किस चीज पे आगे बढ़े, किस चीज को नहीं, किस चीज पे करें। गाइज, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। और अगर आपको मैनेजमेंट में कोई भी एग्जाम देना है, चाहे वो मैनेजमेंट ऑप्शनल है, यूजीसी है, एचआर ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। गाइज, वेलकम अगेन ह्यूमन पेरिटस। एंड एक मैं अपने पूरे एनालिसिस को दिखाने के लिए आई विल आल्सो बी यूजिंग द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस। जो हमारा मैनेजमेंट ऑप्शनल का कोर्स है वो इस तरह दिखता है। आप लोगों ने क्या किया होगा कि पिछले 25 साल के सारे सवाल भी हम लोगों ने अपने मैनेजमेंट ऑप्शनल कोर्स में एक एक करके सब सोल्व करके हम लोगों ने डाल रखे हैं, इंक्लूडिंग 2024 वाले, जो इंक्लूडिंग जो 2024 वाले मतलब सवाल है। जैसे हम कोई भी टॉपिक देखते हैं, हम मे बी लेट अस लुक एट मार्केटिंग मैनेजमेंट ओनली। ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अगर मैं कोर्स में जाऊंगा, इस तरह पूरा सिलेबस है। और अगर मैं इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में जाता हूँ, और बाकी यहाँ अपना वीडियो क्लास है, या अपना पूरा कंटेंट है जहाँ पूरा हम लोग जहाँ से आप पढ़ाई करते हो। ठीक है। उसके अलावा हम लोग पिछले सालों में, जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जिसमें हम होलिस्टिक मार्केटिंग और ये कवर करते हैं, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के 2024 में सवाल आया। उससे पहले 2018 में आया। उससे पहले सवाल 2018 में दो आए। उससे पहले 2015 में सवाल आया। उससे पहले इसका 2013 में आया, फिर 2009 में आया, फिर 2002 में आया, और उससे पहले 2000 में इसका सवाल आया, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग वाले सब चैप्टर से, फ्रॉम द यूनिट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मैं थोड़ा यूज करूंगा ये दिखाने के लिए कि सवाल कैसे रिपीट होते हैं, कैसे क्या होता है। ऑफ कोर्स यहाँ हम लोगों ने पूरा आपका सवाल, उसका आंसर सब हम लोगों ने डाला हुआ है। अगर आप एनरोल्ड हैं तो आप ये सब देख सकते हो। भाई साहब, आप हमारी टीम से बात करके आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, और इन सब चीजों को फॉर फ्री आप एक दिन के लिए चेकआउट कर सकते हो। गाइज, शुरू करते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, पेपर 1 में होता क्या है गाइज, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर है मैनेजमेंट ऑप्शनल के। पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक होते हैं? बिजनेस मैनेजमेंट, ओबी, एचआर, एफएम, अकाउंटिंग और मार्केटिंग। ये छह चीजें पेपर 1 में होती हैं। पेपर 2 में क्या क्या होता है आपका? ऑपरेशंस, स्टैट्स, एमआईएस, इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी, और जीबीआई, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस। आज हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 के लिए हम एक सेपरेट वीडियो हम लोग करेंगे। गाइज, सीधे हम लोग चलते हैं पेपर पे अपने। ये हमारा पेपर है, पेपर 1, और एक एक करके हम इसको देखते हैं कि यूपीएससी के लोगों ने इसमें किया क्या है। ठीक है। गाइज, पहला सवाल है जो कि है
हेनरी मिंट्सबर्ग के रोल्स के ऊपर है, ठीक है। दूसरा सवाल है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के ऊपर, कि चेंज के क्या क्या सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस और उसके लिए एज अ मैनेजर आप लोग क्या करोगे। तीसरा जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट। चौथा वैलिडिटी के ऊपर है। और पांचवा है चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। अब गाइज अगर हम इन 5 सवालों को देखते हैं जो पेपर 1 के, जो कंपलसरी भी हैं, ठीक है। ये 5 के 5 सवाल ऐसे हैं कि अगर आपने कहीं से भी एमबीए किया है, कितने अच्छे कॉलेज से किया है, कितने एवरेज कॉलेज से किया है, कितने भी घटिया कॉलेज से किया है, या आपने एमबीए की कोई भी किताब पढ़ी है, अच्छी किताब, बुरी किताब, कुंजी, ये आपको सीधे आपको ये चीजें मिलेंगी। हेनरी मिंट्सबर्ग के जो 10 रोल हैं, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब हर जगह आपको ये वाली चीज मिलेगा। या फिर जॉब रोटेशन क्या है, जॉब एनरिचमेंट क्या है, इंक्रीजिंग एक्सक्रीजिंग मोटिवेशन के बारे में, चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। चैलेंजेस ऑफ एचआरएम का सवाल तो मतलब यूपीएससी वाले ही पहले भी कई बार दे चुके हैं। एक बार देख लेते हैं। सो लेट मी गो टू अवर कोर्स, और हम लोग चलते हैं एचआरएम के कोर्स में, ठीक है। एंड दिस इज अवर एचआरएम कोर्स, और चैलेंजेस ऑफ एचआरएम में अगर मैं जाता हूँ, ये देखिए 2024 में ये सवाल आया, इसका ये आंसर है। उससे पहले 2019 में भी आ चुका है, और बिल्कुल सेम बाय द वे। 2024 में भी कुछ ऐसा है कि आईटी अनेबल्ड में कैसे चैलेंजेस हैं। 2019 में भी सेम सवाल, कि आईसीटी के एनवायरनमेंट में किस तरह के मतलब चैलेंजेस हैं। उसके अलावा 2020 में भी बिल्कुल सिमिलर सवाल, उसमें उसने ट्रेंड पूछ लिया। मतलब बात वही है कि जो ट्रेंड है वही घुमा फिरा के तुम्हारे चैलेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन पेपर का, और इसके 5 पार्ट। सो अगेन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हम एचआर में पढ़ते हैं, किस चैप्टर में, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में पढ़ते हैं। जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, और जितने भी ये जॉब के 5-6 कीवर्ड होते हैं, ऑफ कोर्स ये तो हमें हर एमबीए कोर्स में हमें रटाए जाते हैं। इनफैक्ट जॉब इंटरव्यूज में इनके बारे में खूब सारे लोगों से सवाल भी वो लोग पूछते हैं। और ये खूब सारे वर्ड है। जॉब स्पेशलाइजेशन क्या है, जॉब रोटेशन। सो गाइस ये अपना कंटेंट में से आपको मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। जॉब रोटेशन क्या है, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एक्सटेंशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब सिंप्लीफिकेशन, और इन सब का क्या इम्पैक्ट है। तो ये सब चीजें गाइज आई एम श्योर कि दे आर वेरी वेरी वेल नोन। सो पहले में जो 5 सवाल है जो कंपलसरी हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी, अगर किसी ने 2024 का मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर लिखा है तो। सेकंड पे आते हैं गाइस। सेकंड में पहला सवाल है कंट्रोल मैकेनिज्म्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। और तीसरा है, तीसरे में 2 पार्ट्स हैं, कि एक तो डोमेस्टिक एचआरएम और इंटरनेशनल एचआरएम में क्या फर्क है, और दूसरा क्रॉस कल्चरल का जो इम्पैक्ट है, विच इज नथिंग बट इंटरनेशनल एचआरएम ओनली। सो गाइस इनके भी आपके ना भर भर के सवाल आते हैं, और मतलब रिपीट भी हो चुके हैं इनफैक्ट। मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले दिखा देता हूँ एक बार। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोगों ने कहाँ रखा है, हम लोगों ने इसको एचआर में रखा है, ओबी में रखा है। हमने इस टॉपिक को ओबी में रखा है। सो लेट्स गो टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड ओबी, और हम लोग चलते हैं चैप्टर पे स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट गाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट चैप्टर 22, ठीक है। और इसके पीवाईक्यूज में अगर मैं जाता हूँ, तो 2024 वाला ये सवाल है जो इस बार आया है, हमने इसको सोल्व करके करके डाल दिया है। अब इसमें लिखा क्या है कि वर्क प्लेस पे स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि बुरी चीज है। स्ट्रेस समटाइम्स स्ट्रेस इज आल्सो पॉजिटिव, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए वर्क प्लेस पे, तभी लोग काम करते हैं, ठीक है। सो गाइस 2022 में भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल आया है, ठीक है। उसके अलावा आप 2019 में देखोगे, फिर एक एक दूसरा सवाल ऐसा आया है, वेदर ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर बैड एट वर्क, जस्टिफाई यूर आंसर, ठीक है। सो गाइज 2 बार तो पहले ये सवाल रिपीट हो चुका है। अदरवाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट भी काफी वेल नोन टॉपिक है। अब जो 2C में जो सवाल आया है कि डिफरेंस इन लोकल एंड ग्लोबल एचआरएम, सो गाइज ये भी आपको वेरी वेल नोन वेरी वेल नोन क्वेश्चन है। पिछले सालों में कई बार हमने इसको देखा है। सो लेट अस गो टू, कहाँ चलते हैं हम लोग, चलते हैं इंटरनेशनल एचआरएम में। इंटरनेशनल एचआरएम हमारे कोर्स में कहाँ है, इंटरनेशनल एचआरएम में चले गए। और इसके हम पीवाईक्यूज देखते हैं। 24 में वाला सवाल आया है, ठीक है। और उससे पहले 21 में सवाल देखिए आप।
कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एचआरएम में क्या डिफरेंस है। और उसी सवाल को घुमा के 2024 में उन्होंने दे दिया कि कैसे इंटरनेशनल एचआरएम डोमेस्टिक से डिफर करता है। अगेन क्रॉस कल्चरल की भी सवाल खूब सारे आते हैं। पार्ट वन था सवाल का, वो था कंट्रोल मैकेनिज्म, प्लानिंग वाले चैप्टर में हम लोग इसको करते हैं। एंड अगेन इट्स आल्सो वेरी वेल नोन सवाल। सो गाइस अब तक हमने जितने भी सवाल देखे हैं, पार्ट क्वेश्चन वन में 5 और क्वेश्चन टू में 3, इन 8 में से अगर किसी ने मॉडरेटली भी पढ़ाई की है तो वो आराम से ये सवाल बिना किसी झिझक के लिख कर सकता था। आगे ऐसे भी सवाल आएंगे जहां हम लोग आपको बताएंगे हाँ ये थोड़ा मुश्किल है या थोड़ा थिंकिंग इन्वॉल्व था, तो विल कम टू दोज एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। थर्ड ए में पूछता है वो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिजाइन में क्या क्या कंसिडरेशन होंगी। फिर पूछता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थर्ड बी में पूछता है हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल। मतलब ये पूछ के तो ना उसने पेपर का बेइज्जती कर दिया यूपीएससी का। इससे आसान सवाल दुनिया में कभी बन नहीं सकता, अगर कहीं से भी आपने एमबीए किया है, कोई भी कहीं किया है। थर्ड थर्ड सी में पूछता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के बारे में, कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के लिए क्या क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सो गाइज अगेन आई थिंक थर्ड इज द इजिएस्ट क्वेश्चन जो कि सबसे पहले है। इजिएस्ट इसलिए भी है कि अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ाई नहीं की आप लोगों ने कहीं से भी, ठीक है। और इसलिए भी कि ये तो रिपीट भी इतनी बार हुआ है। सो हम हेनरी फॉयल वाला सवाल ही देख लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे हमारे कोर्स में बिजनेस मैनेजमेंट और ओबी वाले चैप्टर में चलते हैं। देन लेट्स गो टू थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें मैं जाता हूँ यूपीएससी के पीवाई क्यूज में। और आप यहाँ देखिए, तो ये इस बार का सवाल है कि हेनरी फॉयल भाई साहब ने क्या 14 मतलब मतलब प्रिंसिपल दिए। 2024 में आया है। अब 2022 में देखिए हेनरी फॉयल का कंट्रीब्यूशन बताओ, ठीक है। 2019 में देखिए अब कि नहीं, 2019 में तो नहीं, 19 में नहीं है। तो यस है 19 में देखिए हेनरी फॉयल के 14 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब फिर आगे 17 में चलते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉयल इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट थॉट। फिर 2007 में चलते हैं, 17 साल पहले, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल। उसके बाद हाँ, सुकज कितनी बार हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल तो आई थिंक सबको मालूम है। इस तरह आई एम श्योर बिना देखे मैं बता सकता हूँ, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का सवाल भी आपको भर भर के हर बार आता ही आता है। मतलब सो एचआरएम में चलते हैं। एचआरएम में लेट्स गो टू चैप्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के सवाल हम लोग देखते हैं, इस बार 24 में आया है। और उससे पहले कब आया है, मैंने लिखा था अपने कागज पे, 2016 में आया है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कैसे करोगे, हाउ विल यू असेस ट्रेनिंग नीड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर 2015 में भी आया व्हाट इज ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट मेथड। एक मैंने पहले जो पहला सवाल आपको बोला थर्ड ए, विर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस ये तो ना कीवर्ड ही दिया हुआ, और इतना ही पढ़ना होता है उसमें कि वर्चुअल होता क्या है, क्या उसका काम है। पहले भर भर के आया भी है, वर्चुअल शायद 2023 में भी आया है, आप उसको देख लेना। बट मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार सिलेबस भी खोल लेते हैं, यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल सिलेबस, और हमने कर दिया। और किसी और का सिलेबस क्यों देखेंगे, ह्यूमन पैटर्स के पेज पर ही चलते हैं, ठीक है। एंड सिलेबस हमारे पास सामने आ चुका है। एंड यहाँ हमें कीवर्ड मिलना चाहिए, हमें कहीं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस ये देखिए, नेटवर्क एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसी का उसने उठा के उसने सवाल मतलब पूछ लिया है। ओके, सो गाइस वापिस चलते हैं। तो तीसरा सवाल महा आसान। अब चलते हैं चौथे सवाल पे, ठीक है। चौथे सवाल में पहला पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कल्चर से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे इन्फ्लुएंस होता है। अब गाइज ये थोड़ा ऐसा चीज है कि जहाँ थोड़ा ना, थोड़ा सा सोचने का, थिंकिंग का थोड़ा जरूरत था। और मे भी एग्जाम के माहौल में लोग इन दोनों चीजों को रिलेट करके एक अच्छा आंसर नहीं बना पाए, हम लोग समझते हैं। हालांकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि कैसे आप डिफरेंट टॉपिक्स को आप कनेक्ट करते हो, कैसे आप ऑपरेशंस और एचआर को मिला सकते हो, ठीक है। बट स्टिल वी अंडरस्टैंड दैट कि एग्जाम के माहौल की स्ट्रेस अलग ही होती है। सो गाइज हो सकता है कि ये वाला सवाल
हम लोग ठीक से नहीं कर पाए, या फिर एग्जाम के स्ट्रेसफुल माहौल में शायद हम इतनी अच्छे से इस वाले सवाल के बारे में हम लोग नहीं सोच पाए। इट्स अ वेरी वेल पॉसिबिलिटी। ओके, सो सो गाइज, तो जो फोर्थ ए है उसको मैं कहूंगा कि शायद कुछ लोग नहीं कर पाते। हालांकि इट इज नॉट कि आप लिख ही नहीं पाओगे, पर एनीवे आपको कुछ सवाल तो चूज करने हैं, कुछ छोड़ने भी हैं। सो फोर्थ शायद आप छोड़ सकते थे, क्योंकि फोर्थ ए में थोड़ा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। बट फोर्थ बी में सोर्सी जो पावर, जो 5 तरह की पावर होती हैं, कोर्सिव पावर, परsuasive पावर, रेफरेंट पावर एंड सो ऑन, ठीक है। और फोर्थ सी का है क्या है, अगेन की क्रॉस कल्चरल का क्या क्या मतलब वो है, क्या क्या इम्प्लीकेशन है इन अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उसको आप मैनेज करोगे, कैसे उनकी ट्रेन करोगे, सो दैट योर ओवरसीज असाइनमेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। अगेन फोर्थ सवाल ना, ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आना चाहिए था, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है गाइज। इस पे खुश मत होना कि फोर्थ नहीं, फोर्थ मुझे नहीं आता तो चलता, फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हो। लेकिन फोर्थ में क्या हो सकता है कि थोड़ा सोचने वाली चीजें हैं, थोड़ा आपको ना एग्जाम्पल सोचने वाला। और ऐसा हो सकता है कि एग्जाम टाइम में कुछ लोग नहीं सोच पाए, तो बट दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब गाइज हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे, विच इज पार्ट बी। पार्ट बी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पार्ट बी में हम लोग करते हैं एफएम, अकाउंटिंग और मार्केटिंग, ये 3 चीजें इसमें हम लोग करते हैं। पहला सवाल है सीवीपी एनालिसिस के बारे में। तीसरा है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है। तीसरा है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के बारे में। चौथा है होलिस्टिक मार्केटिंग। और पांचवा है कि मार्केटिंग प्लान बनाओ। अब गाइज इसका ऑनेस्ट असेसमेंट देखते हैं। सीवीपी क्या करता है, 100% पता होना चाहिए था, हर किताब में दिया हुआ है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, 10वीं वाले को भी पता है, सॉरी 11वीं वाले को पता है, जिसने अकाउंटिंग या कॉमर्स कुछ भी लिया है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो से क्या क्या कुछ होता है, संक कोस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ शायद कुछ लोगों को नहीं आता। ठीक है, हो सकता था। कैपिटल बजटिंग की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो से ही अपने कैश फ्लो एनालाइज करते हैं। हम लोग इसको ओवरहेड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में भी हम लोग कुछ कुछ इसको टच करते हैं। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि फिफ्थ सी शायद कुछ लोगों को नहीं आता। फिफ्थ डी होलिस्टिक मार्केटिंग, अगर कोटलर में होलिस्टिक मार्केटिंग का आपको याद नहीं आता कोटलर पढ़ने के बाद, तुरंत आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाबा बन जाइए। हर किताब में, हर, सॉरी, भर भर के ये वाली चीज होती है, होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होती है, क्या उसका मतलब है, कोटलर के यूजुअली पहले चैप्टर में ही दिया होता है। इवन आई एम श्योर कि यूपीएससी ने भी शायद कितनी बार रिपीट किया होगा। एक बार देख लेते हैं, चलो। सो लेट्स गो टू मार्केटिंग कोर्स। मार्केटिंग के कोर्स में चलते हैं गाइज। और मार्केटिंग के कोर्स में हम लोग चलते हैं कोटलर, सॉरी नोट कोटलर है, हमारा खुद का कंटेंट है, और इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। और हम लोग चलते हैं कि जो पीवाईक्यूज हैं, और ये 2024 में होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में पूछा है। और इससे पहले 2013 में देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मतलब होलिस्टिक मार्केटिंग। उससे पहले 2009 वाले पेपर में देखिए, राइट एनालिटिक नोट ऑन इंटरनल मार्केटिंग। अब इंटरनल क्या है, इंटरनल मार्केटिंग होलिस्टिक मार्केटिंग का एक पार्ट है। होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 कंपोनेंट हैं, उसमें से एक इंटरनल मार्केटिंग है। और गाइस सिलेबस में भी सीधा कीवर्ड दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। इसके बाद भी अगर होलिस्टिक मार्केटिंग का सवाल गलत करना है तो फिर आप सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही ले लीजिए, आप मैनेजमेंट लेना डिजर्व ही नहीं करते। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ ई मार्केटिंग प्लान बनाना है। अगेन गाइज, आई थिंक जो एमबीए में हम लोग लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, या थोड़ा जब कैंपस इंटरव्यू के लिए हम इंटरव्यूज के लिए तैयारी करते हैं, उनमें भी इट्स वेरी वेल नोन थिंग कि मार्केटिंग प्लान क्या होगा। अगर नहीं भी पता, थोड़ा आप सोच के भी लिख सकते थे कि मेरा, आप 4 पेज का ऑलरेडी प्लान बना सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, मार्केटिंग कैसा करूंगा, सेल्स कैसे करूंगा, सेल्स फोर्स कैसे करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा, प्राइसिंग कैसे मैं रखूंगा, और आपका मार्केटिंग प्लान तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। सो गाइस, जो पांचवा क्वेश्चन है जिसके 5 पार्ट हैं जो कि कंपलसरी हैं, इसमें से एक है जो थोड़ा सा शायद लोगों को, कुछ लोग नहीं कर पाते। उसके अलावा बाकी 4 में अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर आप बाबा बन जाइए, ठीक है। यू डोंट डिजर्व एकेडमिक्स। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ का जो पार्ट ए का है, उसमें एक सवाल आया है कि एफएम से है
कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें वो करनी है। सो गाइज यूजुअली इसको थोड़ा कम लोग पढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। और थोड़ा उसको कैलकुलेट करने में भी थोड़ा इसमें कुछ कुछ समय भी लगेगा, हम लोगों ने भी किया हुआ है ये। एक बार देख भी लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो अपने उस कोर्स चलते हैं एंड लेट्स गो टू एफएम। एफएम में हम लोग चलते हैं चैप्टर में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वर्किंग कैपिटल में मैं यूपीएससी के अगर सवालों में जाता हूँ, पीवाई क्यूज में। अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड। यस, हाँ। तो यहाँ मैं चला गया, ठीक है। एंड ये वाला सवाल है इसका, ये अ, इस इनफैक्ट इस सवाल में ना थोड़ा यूपीएससी वाले ने थोड़ा डेटा भी हमें पता है किस किताब से उठा के ये सवाल चिपका है यूपीएससी ने। पर बीच में से एक दो लाइनें गायब भी कर दी। अब इसका मतलब हमें कुछ कुछ अजम्पशंस भी लेनी पड़ेंगी। अब एग्जाम टाइम में हम लोग समझते हैं कि थोड़ा अजम्पशंस लो, फिर वो करो, फिर इसको पूरा कैलकुलेट करो, तो थोड़ा फाइट हो सकता था। ये यहाँ सॉल्यूशन हम लोगों ने दिया हुआ है, 2024 का सवाल है। सो गए सिक्स्थ ए को मैं इस वाली कैटेगरी में रखूंगा कि शायद हम लोगों से, कुछ लोगों से नहीं होता। सिक्स्थ बी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है, होना चाहिए था बिल्कुल। सिक्स सी क्या है गाइज, कि कैसे तुम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा सोचने का है, बट ये भी हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। सो इन अ वे सिक्स सवाल शायद हम लोग छोड़ सकते थे, पार्ट टू में से सिक्स सवाल हम लोग छोड़ सकते थे। लेट्स कम टू नाउ सेवंथ। नाउ सेवंथ में हम लोग क्या है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करना है। अगेन गाइज, एफएम का कोई भी कोर्स किया है, अपने टीचर से बात कर लो, जूनियर से बात कर लो, सीनियर से बात कर लो। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बड़ा ही आसान, बड़ा ही वेल नोन, और सब जानते हैं अगर पढ़ाई किया पक्का होगा। 7B देखते हैं कि सीएपीएम क्या है, बीटा क्या है, उससे स्टॉक का प्राइस कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो गाइज, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता अगर थोड़ा सा पढ़ाई किया है। 7C क्या बोलता है कि सेगमेंटिंग कैसे करेंगे ईबी की मार्केट की। गाइज मतलब सेगमेंटेटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग के सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो मतलब इट्स सो इजी। तो सेवंथ में तो बिल्कुल आंख एक खटखट हमें कर देना चाहिए था। एट्थ पे आते हैं। एट्थ का पार्ट है रेशो एनालिसिस के ऊपर। अगेन गाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। एट्थ भी है लीजिंग, लिवरेज, हायर परचेज और इसके ऑप्शंस के ऊपर। और 8C है अगेन मार्केटिंग का सवाल है कि मार्केटिंग के चैनल्स में कॉन्फ्लिक्ट किस तरह के होते हैं। अगेन गाइज एट्थ भी आराम से होना चाहिए था। इनफैक्ट जो 8B है उसमें ना एक दो ही चीजें हैं जैसे कीवर्ड में है, और वही यूपीएससी घुमा फिरा के पूछता रहता है। सो लेट मी टेक यू देयर। सो लेट मी गो टू एफएम, ठीक है। और एफएम में हम लोग जाएंगे। या सो गाइस ये मेरा कीवर्ड है सिलेबस में, लीजिंग एंड हायर परचेज, 2024 का सवाल है। अब ना यही सब 24 के दो पार्ट हैं, पार्ट वन पार्ट टू। अब गाइज यही सवाल ना हर बार 2020 में भी वही, लीजिंग और हायर परचेज में क्या फर्क है, ठीक है। उसके बाद 2014 में देख लीजिए आप, लीजिंग और बाइंग में क्या फर्क है। घुमा फिरा के वही पूछता रहता है। मेरा मतलब है कि मुश्किल से 2 पेज का कंटेंट पढ़ना है लीजिंग हायर परचेज में, इससे बाहर सवाल बन ही नहीं सकता। और वही उठ के यूपीएससी ने वो डाल दिया है। चैनल के जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर से ये वाला सवाल है, मार्केटिंग से, कि क्या क्या। अगेन इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन क्वेश्चन। रेशो ऑफ कोर्स होना चाहिए था गाइज। अब अगर मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल से तो बिल्कुल नहीं डर सकते। हाँ कभी कभी हटके न्यूमेरिकल आ जाता है थोड़ा सा, जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला आया है, बट रेशो वाला 100% होना चाहिए था। सो गाइज हमने 8 के 8 सवाल देख लिए मोटा मोटा। हम 8 में हमने क्योंकि पहला और पांचवें सवाल में 5 5 पार्ट होते हैं, बाकी में 3 3 होते हैं। सो गाइज 6 तिया 18 और 5 23 और 5 28। सो टोटल हमने 28 सवालों को हमने एनालाइज किया है। अब इन 28 सवालों में मुश्किल से 3 या 4 सवाल ऐसे मिले कि जो जिनको करने में शायद थोड़ा समय लग जाता है, जो हमसे नहीं हो पाते या जिसमें ज्यादा सोचना पड़ता। अगेन गाइज इन 3 4 में भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने सुनी नहीं हो, कोई ऐसा मॉडल पूछ लिया, कोई वो पूछ लिया, कोई 3 4 को भी हम बेनिफिट आउट करते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम सब जब विद्यार्थी हम जब जाते हैं तो शायद हम बेस्ट अपना परफॉर्म नहीं कर पाते इन दैट स्ट्रेसफुल माहौल। टाइम भी कम है, लिखना भी है और वो सब।
चीजें भी हैं। उसके अलावा 28 में से बाकी सारे सवाल दे आर सो इजी गाइज। अगर किसी ने मैनेजमेंट ऑप्शनल का सवाल किया, उसे 2024 के पेपर में उसको मजा आ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि जितने भी सवाल है ना, दे आर वेरी टारगेटेड। अब मैनेजमेंट का पेपर ऐसा नहीं बनता जो 2005 2008 में बनता था कि राइट अ शॉर्ट नोट और कुछ भी लिख दो उसमें, फिर लाइक ओपन टू इंटरप्रिटेशन की अच्छा लिखा बुरा लिखा। बड़े ही बड़ी ही ऑब्जेक्टिविटी है, टारगेटेड सवाल है। और जब ऑब्जेक्टिव टारगेट सवाल है तो नंबर भी हमें मिलते ही हैं, क्योंकि उसको देना ही पड़ेगा अगर आप टारगेटेड वाली चीज उसके लिए लिखोगे तो। सो गाइज हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो हमारे पास मैनेजमेंट ऑप्शनल का एक कोर्स है जो कि आपने मोटा मोटा वैसे देख ही लिया है। सो जैसे ही आप लॉग इन करते हो हमारे साथ, तो इस तरह पूरा कोर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है। और पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है एक बार समझ लेते हैं। सो मे बी जैसे मैं आपको लेके जाता हूँ स्टैट्स के कोर्स में, तो स्टैट्स के ये अपने कीवर्ड है। ठीक है। अब मान लो मैं किसी के भी अंदर जाऊंगा, मे बी आई गो टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो पहले आपको वीडियो क्लास मिलेगी जहां टीचर ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पूरे टॉपिक को अच्छे से टीचर ने पढ़ाया है। ठीक है। एंड यू कैन लुक एट इट ऑन देम टू प्रूव। ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा कंटेंट, तो मतलब आपको कोई किताब विताब कुछ नहीं छूना है, जो हम कहेंगे वही पढ़ना है विद लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन, ताकि आपको समझ में आएगा। और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जितने भी सवाल आए हैं पिछले 25 साल में, जैसे 2023 में आया हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सवाल, उसके बाद 2022 में आया, फिर 21 में, 18 में, 17 में, 16 में, 14 में, 2001 में भी आया राइट अ नोट। देखिए पहले ये बकवास सवाल आते थे, शॉर्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। इसलिए जिसने 2005 2007 से पहले सिविल सर्विसेज निकाला है, अगर उन लोगों को बोल दो कि आज आके पेपर दे दो, तो मुझे लगता है कि उनकी भी थोड़ी हवा टाइट तो हो ही जाएगी। एनीवे ठीक है। सो गाइज स्कोरिंग पेपर है, बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आपने मैनेजमेंट की अच्छे से पढ़ाई की हुई है, या आपको थोड़ा इंटरेस्ट आप कर सकते हो, ठीक ठाक कॉलेज से हो या फिर बुरे कॉलेज से भी हो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई किया है, क्लासेस में बुक्स पढ़ी है अपनी, एंड सिविल सर्विसेज करने का मन है आपको, आपको डेफिनेटली मैनेजमेंट ऑप्शनल लेना चाहिए। अ, अब आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, कोई भी किताब कर रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे साथ एक दिन का इस पूरे प्लेटफॉर्म का फ्री ट्रायल जरूर लेके देखना है। उसके लिए क्या करोगे, गेट इन टच विद अवर टीम। अगर आप ह्यूमन पैराडाइस का वेबसाइट अपने फोन में खोलोगे, और तो लेफ्ट को नीचे को एक बटन आएगा, वहाँ लिखा होगा चैट नाउ। चैट नाउ पे क्लिक कर दीजिए एंड डू लेट अस नो, एंड विल गिव यू एक्सेस फॉर 1 day, and that is how you can start it. So guys, thank you so much and all the best and do well. Thank you.